चलो बच्चों, ऑलमोस्ट 70% ऑफ द चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड। अब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन इस पोर्शन को पढ़ने से पहले ना हमें कुछ स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स से डील करना पड़ेगा, जैसे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स क्या होते हैं, और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। ठीक है, तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखो, मान लो मेरे पास कोई रिएक्शन थी, ठीक है, और उस रिएक्शन में क्या हुआ कि एक रिएक्टेंट था और वो किसी प्रोडक्ट पी के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब बेटा एक बात सोचो, अगर मेरे पास कोई रिएक्शन है और उसके अंदर कोई रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट इज अ मैटर ना, और अगर कोई मैटर होगा तो पक्की बात है मैटर में एनर्जी तो होगी ना, ऐसा ही तो होगा। तो मैंने क्या बोला आपको कि मेरे पास में कोई रिएक्शन थी और उस रिएक्शन में क्या हुआ कि एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा था। रिएक्टेंट इज अ मैटर, तो इसकी कुछ ना कुछ एनर्जी रही होगी। तो मैंने कहा कि मान लो मेरा जो रिएक्टेंट है उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी रही होगी, है ना। लेट्स से मैंने कहा कि ये एक ग्राफ है, और ये ग्राफ किसके बीच में बना रहे हैं हम, ये बना रहे हैं एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोफाइल। रिएक्शन प्रोफाइल का मतलब क्या होता है, कोई रिएक्शन किस तरीके से मूव कर रही है आगे की तरफ, है ना। ओके, जब इनिशियली कोई रिएक्शन हुई होगी तो उस टाइम पे क्या होगा, वहाँ केवल रिएक्टेंट ही था, और रिएक्टेंट इज अ मैटर, तो उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी तो रही होगी ना। तो मैंने बोला कि मेरे रिएक्टेंट की एनर्जी है ये। बेटा आपने एक टर्म सुना है थर्मोडायनामिक्स में, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। मेरे रिएक्टेंट के अंदर एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट ना, मेरे रिएक्टेंट के अंदर टोटल कितना हीट कंटेंट है, उसको आप क्या बोलते थे, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो मैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट को एचआर से दिखा दूं, चलेगा क्या? ये मैंने दिखा दिया एचआर, है ना। ओके, अब व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? जब पुराने बॉन्ड ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उसको आप क्या बोलते हो? उसको बोलते थे हम लोग केमिकल रिएक्शन। अगर पुराना बॉन्ड आपको तोड़ना है, ब्रेक करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आग लगानी पड़ेगी पुराने बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, मतलब आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, ऐसा ही तो करेंगे। तो पुराने बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए क्या किया आपने? एनर्जी दी, है ना। अब एक चीज समझो, मान लो कोई सिस्टम था इस एनर्जी पे, राइट। आपने क्या किया, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए कुछ एनर्जी दी। अगर एनर्जी दोगे तो जो सिस्टम है वो सेम एनर्जी लेवल पे रहेगा या ऊपर की तरफ चला जाएगा? तो वो कहाँ पे जाएगा? ऊपर की तरफ। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो उस टाइम पे एक बीच में ऐसी स्टेट आती है कि रिएक्टेंट कहाँ पे चला जाता है? उस हाई एनर्जी की कंडीशन पे चला जाता है। इसको आपने कभी पढ़ा होगा, बोला जाएगा ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट, है ना। ओके, अब अगर पुराने बॉन्ड ब्रेक हुए हैं तो नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। बेटो बॉन्ड का ब्रेक करना इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस और बॉन्ड का बनना इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो अगर बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रही है ना, और अगर रिलीज हो रही है तो एनर्जी कहाँ पे जाएगी? नीचे की तरफ ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने आपसे कहा कि एक कंडीशन मेरे पास क्या हो गई कि जो मेरा प्रोडक्ट है उसकी एनर्जी कुछ ये रही होगी। इसको मैं नाम दे दूं HP, मतलब एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। इतना चलेगा? अच्छा, यहाँ एक चीज नोटिस करो, रिएक्टेंट की एंथैल्पी कम थी और प्रोडक्ट की एंथैल्पी क्या हो गई? ज्यादा। एक कंडीशन ये भी तो हो सकती है कि यहाँ पे एनर्जी थी, यहाँ पे क्या था? रिएक्शन का प्रोफाइल था, राइट। यहाँ पे रिएक्टेंट स्टार्ट हुआ था, इनिशियली क्या था? रिएक्टेंट की कुछ एनर्जी थी, देन आपने क्या किया, इसको हाई एनर्जी दी, तो ये कहाँ पे चला गया? ट्रांजिशन स्टेट पे। और फिर जब ये प्रोडक्ट बना तो इसने क्या किया? एनर्जी लूज करके मान लो इस एनर्जी स्टेट पे आ गया होगा। ये हो गई एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, और बेटे ये क्या हो गई? एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। इतना क्लियर? तो दो कंडीशन हो गई, ठीक है। अब देखो, ये ट्रांजिशन स्टेट है और ये वाला भी क्या हो गया? ट्रांजिशन स्टेट। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में ये जो हम्फ होता है ना ग्राफ का, ठीक है, ये किसको डिनोट करेगा? ट्रांजिशन स्टेट को, राइट। ओके बेटो, ये वाली चीज क्या है आप बताएंगे मुझे? ये वाली चीज, ये क्या हो गई? एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। और ये क्या चीज हो गई? ये हो गई एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। ऐसे इस डायग्राम में ये क्या चीज है? एंथैल्पी ऑफ, बोलो बोलो, रिएक्टेंट। और ये क्या हो गई? बोल बेटे, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। इतना समझ में आ गया? ओके चलो, अब ना मुझे बताओ, कभी आप लोगों ने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा है हाउ टू कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन? किस तरीके से निकाला जाएगा? तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या होता था? समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ ऑल प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ ऑल रिएक्टेंट। इस डायग्राम में ध्यान से देख के मुझे बताओ कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में से एनर्जी किसकी ज्यादा है? प्रोडक्ट की ज्यादा है और रिएक्टेंट की क्या है? कम। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी कम है, तो इस फॉर्मूला के अंदर क्या होगा? ये टर्म बड़ा हो गया और ये टर्म कैसा हो गया? छोटा। और अगर ये बड़ा टर्म है तो ये ओवरऑल वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव। इसका मतलब इस वाले डायग्राम के लिए एंथैल्पी चेंज विल बी पॉजिटिव। और आपने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा है, अगर एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव है तो रिएक्शन कैसी है? एंडोथर्मिक। अब जरा इसको इस ग्राफ से भी समझो। कैसे समझोगे? रिएक्टेंट का एनर्जी कम था, प्रोडक्ट का एनर्जी
ज़्यादा है। इसका मतलब रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते टाइम पे कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया होगा, तभी तो प्रोडक्ट हायर एनर्जी की कंडीशन में चला गया। इतना क्लियर हुआ? आओ इस डायग्राम को देखते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, रिएक्टेंट का एनर्जी कम था या ज़्यादा था? यहाँ पे ज़्यादा था, और यहाँ पे प्रोडक्ट का एनर्जी क्या हो गया, कम हो गया। तो बताओ, अगर मैं यहाँ से एंथैल्पी चेंज निकालूँ, यही तो था फॉर्मूला, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट का एंथैल्पी कम है, रिएक्टेंट का ज़्यादा है, तो बताओ ओवरऑल वैल्यू कैसा आएगा, नेगेटिव। और हम लोग थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ते हैं कि अगर किसी रिएक्शन के अंदर एंथैल्पी चेंज कैसा आ रहा है बेटू, नेगेटिव, तो वो रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक। होप यहाँ तक का सबको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मेरे रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए क्या ये एक एनर्जी का बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा? इसको कुछ ऐसे समझो, लेट्स से आप अगर जेई और नीट के स्टूडेंट होते और आपने कहा मैम मुझे तो आईआईटी जाना है, बढ़िया मेडिकल कॉलेज जाना है, ठीक है, ये कुछ करना होता, और अगर आपको वहाँ पे जाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 12th को क्रॉस करना पड़ेगा ना भाई, 12th क्लास पास करके ही तो वहाँ पे जाओगे। अब मान लो ऐसा है कि 12th का जो पेपर है वो बहुत हार्ड आ जाए, ठीक है, मान लो सीबीएसई वालों ने ठान रखी है कि हम भी क्या करेंगे, पेपर को बहुत टफ बनाएंगे। अब उस केस में क्या होगा, आपके लिए बैरियर क्या होगा, बड़ा हो गया ना। लेट्स से सीबीएसई वाले थोड़े दयावान होते हैं, वो ऐसे बोलते कि नहीं नहीं बच्चों के लिए पेपर आसान कर देते हैं, तो बैरियर कैसा हो जाता, छोटा। सो इफ आई वांट टू गो इन आईआईटी और मेडिकल कॉलेज, क्या करना पड़ेगा मुझे, 12th का बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा। और अगर 12th क्लास मेरे पास में कैसी है, बहुत टफ आ रही है, उस केस में तो बैरियर कैसा हो गया, बड़ा। और अगर 12th क्लास क्या है, बहुत ईजी पेपर दे रहा है मुझे, तो वो बैरियर कैसा हो गया, छोटा। ठीक है, तो देखो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए ये जो एनर्जी का बैरियर क्रॉस करना पड़ता है बेटा, उसको क्या बोला जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी। और इसको किससे डिनोट करेंगे, ईए से। ये 1 मार्कर के अंदर सीबीएसई में पूछते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। ओके, अब यहाँ तक क्या था मेरे पास में, ये क्या था, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, और ये क्या हो गई, एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी और एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट का जो सम होता है उसको बोला जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोला जाएगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। इतना क्लियर? आओ अगले डायग्राम पे आते हैं। अब अगर मुझे यहाँ से देखना हो तो मेरे रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए ये एनर्जी का बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा, और बच्चे इस एनर्जी के बैरियर को आप क्या बोलोगे, एक्टिवेशन एनर्जी। और जो एक्टिवेशन एनर्जी है और जो रिएक्टेंट का टोटल एनर्जी है, दोनों का अगर मैं सम कर दूं तो इस सम को क्या बोला जाएगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, यहाँ तक का मेरे हिसाब से सबको क्लियर हुआ होगा। और ये जो डायग्राम हमने ड्रॉ किए हैं दोनों, इनको क्या बोला जाएगा, इनको बोला जाता है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। इतना सबको क्लियर? अब एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, टेम्परेचर से रेट ऑफ रिएक्शन कैसे अफेक्ट होती है, वो हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक का सबको क्लियर हुआ होगा।